प्रदेश सरकार ने नववर्ष के अवसर पर सरकारी कर्मचारियों एवं उनके आश्रितों को कैशलेस स्वास्थ्य सुविधा का दिया बड़ा तोहफा। राज्यपाल ने चंडीगढ़ से आयुष्मान योजना के तहत सुविधा का किया शुभारंभ। परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा ने कहा, परिवहन विभाग 22 जनवरी के बाद अयोध्या के लिए बसें करेगा शुरू। हरियाणा में 26 जनवरी से होगी इलेक्ट्रिक बसों की शुरुआत। प्रदेश में अप्रैल तक 375 इलेक्ट्रिक बसें बेड़े में होंगी शामिल। कृषि मंत्री जयप्रकाश दलाल ने कहा, प्रदेश सरकार शीघ्र ही बीमार पशुओं के इलाज के लिए जल्द ही पशु एम्बुलेंस सेवा करेगी शुरू। बीमार पशु की सूचना मिलने पर 15 मिनट में पशुपालक के घर डॉक्टर दवा सहित पहुंचेंगे। और हिसार स्थित हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय में 2 दिवसीय शहरी खेती एक्सपो व पुष्प उत्सव की हुई शुरुआत। लोगों को बिना भूमि और कम पानी के घर में सब्जियां व फूलदार पौधे उगाने की मिलेंगी जानकारियां। नमस्कार, मैं हूं आरजू। अब समाचार विस्तार से। प्रदेश सरकार ने नववर्ष 2024 के अवसर पर सरकारी कर्मचारियों व उनके आश्रितों को कैशलेस स्वास्थ्य सुविधा का बड़ा तोहफा दिया है। राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने कल चंडीगढ़ में आयुष्मान योजना के तहत कैशलेस स्वास्थ्य सुविधा का शुभारंभ किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल भी उपस्थित रहे। राज्य सरकार ने 1 नवंबर 2023 को कैशलेस स्वास्थ्य सुविधा देने के लिए मत्स्य व बागवानी के कर्मचारियों को शामिल करते हुए पायलट आधार पर योजना शुरू की थी, जिसे अब सभी नियमित सरकारी कर्मचारियों के लिए विस्तारित कर दिया गया है। राज्यपाल और मुख्यमंत्री ने इस सुविधा के शुभारंभ के दौरान लाभार्थियों को सांकेतिक रूप से आयुष्मान कार्ड भी वितरित किए। सभी हितधारकों को इस कैशलेस योजना से बहुत लाभ होगा, क्योंकि इसके अंतर्गत सूचीबद्ध प्रक्रियाएं पूर्ण रूप से कैशलेस होंगी और अस्पताल को एक निर्दिष्ट समय में ही एक प्लेटफॉर्म से उनके दावों को मंजूरी मिल जाएगी। सूचीबद्ध अस्पतालों में योजना के तहत लाभ लेने के लिए सभी लाभार्थियों को ई कार्ड CCHF कार्ड जारी किया जाएगा। लाभार्थी पे कोड, आधार नंबर या PPP नंबर का उपयोग करके लाभ उठा सकते हैं। योजना के तहत पूरा खर्च राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाएगा। परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा ने आज फरीदाबाद में कहा कि 22 जनवरी को भगवान राम के मंदिर में मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा के बाद हरियाणा परिवहन विभाग अयोध्या जाने वाले भक्तों के लिए बसों का संचालन करेगा। उन्होंने बताया कि अयोध्या के लिए बसों की शुरुआत गुरुग्राम, फरीदाबाद और सोनीपत से होगी और उसके बाद जिस भी जिले से मांग आएगी उसी आधार पर अयोध्या के लिए बसें चलाई जाएंगी। वे आज बल्लभगढ़ की श्याम कॉलोनी में करीब 1 करोड़ की लागत से 32 गलियों के निर्माण का शिलान्यास करने पहुंचे थे। नए साल में आने वाले समय में जैसे 22 जनवरी को अयोध्या मंदिर की शुरुआत देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी करेंगे। उसके बाद हम चाहते हैं हरियाणा के हर जिले से हम अयोध्या के बसों के लिए भी शुरुआत करेंगे, क्योंकि बस में लोगों का आवागमन, अयोध्या के लिए जाना, अयोध्या भगवान राम के मंदिर पे लोगों की इच्छा है, लोगों की डिमांड है और लोगों की डिमांड के अनुरूप हम वहाँ बस भेजने का काम करेंगे और लोग ज़्यादा से ज़्यादा अयोध्या में तो गुरुग्राम, फरीदाबाद, सोनीपत, इस तरह से जो भी डिमांड रहेंगी, जिले वाइज जो डिमांड आ रही है उस जिले के हिसाब से डिमांड रखेंगे। जहाँ जहाँ लोग मांगे उसी डिमांड से भेजेंगे। हरियाणा में 26 जनवरी से इलेक्ट्रिक बसों की शुरुआत होगी। पहले पानीपत और यमुनानगर में इन बसों को शुरू किया जाएगा। ज्वाइंट स्टेट ट्रांसपोर्ट कंट्रोलर सत्यप्रकाश परमार ने यमुनानगर में बताया कि हरियाणा में अप्रैल तक 375 बसें खरीदने की योजना है। इनमें से 26 जनवरी को 5 बसों का संचालन शुरू हो जाएगा, जबकि शेष 370 बसें अप्रैल तक आने की उम्मीद है। पहले फेज में 9 शहरों में ये इलेक्ट्रिक बसें चलाई जाएंगी। पानीपत व यमुनानगर में चार्जिंग, रिपेयरिंग, वॉशिंग स्टेशन स्थापित करने का कार्य शुरू कर दिया गया है। इलेक्ट्रिक बसों को फिलहाल जिला मुख्यालय से 25 से 30 किलोमीटर की दूरी तक चलाया जाएगा। इसके लिए गांव देहात के रूट भी जिला वाइज तय कर दिए गए हैं। साथ ही अन्य जिलों में भी बसों को चलाने की संभावनाएं तलाशने को कहा गया है। कि सारी बसें जो हैं हमने 9 सिटीज़ को सिलेक्ट की हैं, तो एक एक सिटी करके हम ले रहे हैं। एक फर्स्ट फेज़ में हमने पानीपत और जगाधरी को यानी कि यमुनानगर को सिलेक्ट किया है
और गवर्नमेंट की तरफ से ये इंस्ट्रक्शन जारी की गई हैं कि भी जो इनको 26 जनवरी पे इसको ऑपरेशन स्टार्ट किया जाए। इंटरनली ये लगा है हमारे को कि 3 से 4 बसें शायद वो दे पाएंगे, और जो हमारे रूट्स हैं वो विद इन सिटी एरिया या एडजॉइनिंग टू सिटी एरिया, जो मेन हमारे फोकल पॉइंट हैं उनको क्रम से टच करती हुई जाएगी टू प्रोवाइड ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी टू लोकल पब्लिक। मार्च एंड तक जो है ये कह रहे हैं कि जो 50 बसों का जो टारगेट है यहाँ देने का, सिमिलरली पानीपत टारगेट जो है 50 बसों देना, वो भी मार्च एंड तक ये मतलब ये इनकी कमिटमेंट है देने की। है स्टेशन जो है मेन तो हमारा जो जगाधरी जो बस स्टैंड है उसी पे ही हमारा फोकस है और उसी को ही डेवलप किया जाएगा। पूरा एज इलेक्ट्रिक बस स्टैंड जो है ये डेवलप होगा, जिसमें हमारा जो है चार्जिंग स्टेशन भी होगा, हमारे सर्विस पिट्स भी होंगी, हमारी वॉशिंग पिट्स भी होंगी हमारी, और रिपेयरिंग पिट्स वगैरह जो सारा का सारा वो उसी में ही मतलब कंसंट्रेशन है हमारा। यमुनानगर के रोडवेज महाप्रबंधक अशोक कौशिक ने बताया कि एक बार चार्जिंग होने के बाद बस को 200 किलोमीटर तक चलाया जा सकता है। प्रत्येक डिपो में 12 से 13 चार्जिंग पॉइंट लगाए जाएंगे और एक बस 5 से 6 घंटे में पूरी तरह चार्ज हो जाएगी। जो है इसका करीबन 200 किलोमीटर का जो कंपनी बता रही है, और करीबन ये मान के चलें भी अगर इसका एफिशिएंसी लॉस भी होगा तो भी 180 किलोमीटर तो ये हर हालत में जाएगी बस। और जो चार्जिंग स्टेशन है वो हर डिपो में 12-13 लगने हैं, वो जगाधरी बस स्टैंड पर लगेंगे और 5-6 घंटे में बस हमारी पूरी चार्ज हो जाएगी। और स्टार्टिंग में अभी जैसे 4 या 5 बसें आएंगी तो 2 वो देखते हैं भी अथॉरिटीज़ क्या फाइनल करती हैं भी यहाँ से कितनी चलेंगी। हाल ही में संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान पारित हुए भारत न्याय संहिता के अंतर्गत हिट एंड रन में किए गए प्रावधानों को लेकर देश भर में ट्रक, टैक्सी और बस ऑपरेटर 3 दिवसीय हड़ताल कर रहे हैं। उन्होंने हिट एंड रन मामलों के लिए 7 लाख रुपए के जुर्माने और 10 साल की जेल की सजा के प्रावधान के विरोध में यह हड़ताल शुरू की है। हड़ताल की वजह से जरूरी वस्तुओं की आवाजाही बाधित होने के कारण लोगों को परेशानियां हो रही हैं। इसी मामले को लेकर केंद्रीय गृह सचिव आज शाम 7 बजे नॉर्थ ब्लॉक में ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस के साथ बैठक करेंगे, उनकी शंकाओं को दूर करने का प्रयास करेंगे। वहीं ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस का कहना है कि इन प्रावधानों से अनुचित उत्पीड़न होगा और इन्हें वापस लिया जाना चाहिए। कृषि मंत्री जयप्रकाश दलाल ने रोहतक में कहा कि प्रदेश सरकार शीघ्र ही बीमार पशुओं के इलाज के लिए पशु एम्बुलेंस सेवा शुरू करने जा रही है। शुरुआत में 70 एम्बुलेंस शामिल होंगी। किसी भी बीमार पशु की सूचना प्राप्त होने पर 15 मिनट में पशुओं के डॉक्टर संबंधित पशुपालक के घर दवा सहित पहुंच जाएंगे। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व मुख्यमंत्री मनोहर लाल किसानों की समृद्धि के लिए कृत संकल्प हैं। बाढ़ प्रबंधन के लिए सरकार द्वारा परियोजना के तहत कार्य किया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी में मिलजुल कर लोगों की सेवा करने की परंपरा है। कृषि मंत्री ने कल जिले के गांव चिड़ी में पार्टी ज्वाइनिंग कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। इस दौरान राज्यसभा सांसद रामचंद्र जांगड़ा और लोकसभा सांसद डॉक्टर अरविंद शर्मा सहित अनेक गणमान्य लोग मौजूद रहे। 2 योजनाएं की है। एक तो पशु का बीमा 100 रुपये 200 रुपये में, जिस तरह फसल का बीमा है तो उसको जोखिम फ्री करना, इसी तरह से छोटे किसान हैं, बगैर ज़मीन के किसान हैं, उनके पशुओं का बीमा हम 100 रुपये 200 रुपये में करते हैं। और ये सही है कि बड़े पशु जब बीमार होते हैं तो डॉक्टर बोलता है कि हॉस्पिटल ले आओ, वो उसको ले जाने में सक्षम नहीं होते, पशुपालक को नुकसान होता है। तो हमने इसके लिए 70 एम्बुलेंस पहले लॉट पे और कुल मिला के 200 एम्बुलेंस उसको चलाएंगे। एक कॉल सेंटर उसका चालू कर अगले हफ्ते हो जाएगा। 1 नंबर हम पूरे प्रदेश में देंगे और सारी एम्बुलेंस पे जीपीएस होगी, डॉक्टर होगा, वेटरनरी का VLDA होगा, दवाइयाँ होगी। और हम कोशिश करेंगे जिस तरह से लॉ एंड ऑर्डर के मामले में पुलिस आज 8.5 मिनट में 10 मिनट में एवरेज पहुंच जाती है घर में, हमारा पशु का डॉक्टर जो किसान के घर में 15 मिनट में पहुंचे। राज्यसभा सांसद रामचंद्र जांगड़ा व लोकसभा सांसद डॉक्टर अरविंद शर्मा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत को वर्ष 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने का संकल्प लिया है। देश भर में विकसित भारत संकल्प यात्रा की मोदी सरकार की गारंटी वाली गाड़ी मौके पर वंचित पात्र लोगों को सरकारी योजनाओं का लाभ दिलवा रही है। उन्होंने कहा कि केंद्र व प्रदेश सरकारें किसानों, खेतीहर मजदूरों, दलितों व पिछड़ों के उत्थान के लिए निरंतर कार्य कर रही हैं। सबका विकास, सबका प्रयास, सबका विश्वास। और नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि सबका प्रयास, उसी से ये देश चलेगा।
वरना हमारे फौजी भाई याद कर लो भाई, 1 रैंक 1 पेंशन के लिए कितने दिन से भटकते रहे, मोदी जी ने आते ही दे दी। फौज में हमारे चाइना की लड़ाई भी हुई, हमारे आगे पाकिस्तान की लड़ाई भी हुई, 62-65 का भी हुआ, 71 का भी हुआ, और उससे पहले 62 की लड़ाई भी हुई। कितने हमारे सैनिक शहीद हुए, ये वाजपेयी जी ने शुरू किया। एक एक शहीद परिवार को पेट्रोल पंप, गैस की एजेंसी। किसानों ने बहुत बड़ी तादाद में इसमें हिस्सा लिया और भी 36 बरादरी ने हिस्सा लिया और बहुत ही सफल कार्यक्रम रहा। और कृषि मंत्री जेपी दलाल जी ने पोत खोल करके केंद्र सरकार की, हरियाणा सरकार की योजनाओं के बारे में भी, मतलब सार उसका यही था कि हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी, सभी की यही नियत है कि किसानों की आय किस तरह से हम ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाएं। हिसार स्थित चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय के एग्री टूरिज्म सेंटर व बोटेनिकल गार्डन में आज से 2 दिवसीय शहरी खेती एक्सपो व पुष्प उत्सव की शुरुआत हुई। विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर BR कंबोज ने इस प्रदर्शनी का उद्घाटन करते हुए पुष्प व शहरी खेती के लिए लगाई गई स्टॉल का अवलोकन भी किया। उन्होंने कहा कि शहरी खेती एक्सपो व पुष्प उत्सव में विभिन्न प्रकार के फलदार व फूलदार पौधों का प्रदर्शन किया गया है ताकि शहर के बच्चे, युवा और आमजन सीख सकें कि हमारे पास अनेक विविधताएं हैं। एक्सपो में लोगों को बिना भूमि और कम पानी में घर में सब्जियां और फूलदार पौधे उगाने की जानकारियां मिलेंगी। प्रदर्शनी के माध्यम से बताया जा रहा है कि शहरी खेती अपनाकर लोग अपनी आय में भी वृद्धि कर सकते हैं। कुलपति ने कहा कि खान पान के प्रति बच्चों को प्रेरित करने यहाँ एक सुनहरा अवसर दिया जा रहा है। फूलों की खेती करने वाले लोग यहाँ आकर प्रतियोगिता में भाग लेकर इनाम भी जीत सकते हैं। शहरवासी एक तो यहाँ पर आकर इस प्रदर्शनी को देख सकते हैं क्योंकि सीखना बहुत आवश्यक है। फिर उसके बाद उसको करके देखने से वो अपनी आय में वृद्धि कर सकते हैं। वो भी अपने बाग को, अपने घर को अच्छी सब्जी यदि उसे पैदा करनी है अपने घर में रख के वो कर सकता है। उसने अपनी बगिया को अच्छा बनाना है वो कर सकता है। उसके घर में छोटा गमला, कोई भी जो पुरानी वस्तु है उसको किस प्रकार से सजा कर वो रख सकता है ताकि अपने आसपास के वातावरण को सुंदर बना सके। और इससे भी बढ़कर के बच्चों को यदि हमें नेचर के प्रति, अपने संस्कार के प्रति और हम जो कुछ खाते हैं, हमारा खान पान है, उसके प्रति प्रेरित करने का एक अच्छा मौका सभी शहरवासियों के लिए है। और साथ में जिसने अच्छे फ्लोरिकल्चर किया हुआ है वो यहाँ आकर इनाम भी जीत सकता है। शहरी खेती एक्सपो व पुष्प उत्सव में पहुंचे लोगों ने कहा कि उन्हें यहाँ फल और फूलों से संबंधित खेती के बारे में बहुत सीखने को मिला है। हाइड्रोपोनिक तरीके से खेती के बारे में भी जानने का अवसर भी मिला है। बहुत सारे टाइप के फ्लावर्स और प्लांट्स हैं, उनको देखा और हमें मेनली यूँ होता है कि बाहर से तो हम सिर्फ उनको देखते हैं, बट यहाँ पे हमें इन्फॉर्मेशन मिली कि उनके साइंटिफिक नेम्स हैं वो और उनके कॉमन नेम्स हैं वो, उनके बारे में हमें इन्फॉर्मेशन मिली। तो वो स्पेशली हम, एक तो ये काफ़ी एस्थेटिक सा होता है ना, काफ़ी सुंदर सा लुक आता है, यहाँ पे बहुत अच्छी सी डेकोरेशन होती है, तो हम वो विज़िट करने आते हैं। हर साल आते हैं हम लोग यहाँ पे, तो काफ़ी अच्छा लगता है और बहुत ही सुंदर तरीके से एक्चुअली इसको डिस्प्ले किया गया है। हाइड्रोपोनिक्स वगैरह यहाँ पर वो भी दिखाए जा रहे हैं अब की बार, तो बेटर है कि ऑब्वियस है कि भाई जिसके पास लैंड एरिया नहीं है या कम है स्पेस, तो वो इसको अच्छे से वहाँ पर हम यूज़ कर सकते हैं। यानी शहर में जो घर होते हैं उनकी छतों पे भी आर्टिफिशियली ग्रो कर सकते हैं। हाइड्रोपोनिक्स के अंदर काफ़ी प्लांट्स है जो बिना सोइल की, मतलब आर्टिफिशियली घरों में उगा सकते हैं, जिन नो नीड टू एनी सोइल इक्विपमेंट्स, और बस नेचुरली आर्टिफिशियली काफ़ी मिल जाता है। मार्केट से भी काफ़ी जो भी नीड होती है, जिन भी इंग्रेडिएंट्स की, आपको वो मिल जाएंगे और आप आर्टिफिशियली ग्रो कर सकते हैं। काफ़ी हेल्दी वेजिटेबल्स, ऑर्गेनिक होगी, जिसमें काफ़ी जो जिसके अंदर पेस्टिसाइड्स वगैरह नहीं डालने पड़ेंगे, जो हेल्दी रहेगी आपके फ्यूचर के लिए भी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली में 20,000 करोड़ रुपए से अधिक की कई विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया।
इनमें विमानन, रेल, सड़क, तेल और गैस तथा जहाजरानी और उच्च शिक्षा से संबंधित परियोजनाएं शामिल हैं। उन्होंने तिरुचिरापल्ली अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर 1100 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से बने नए टर्मिनल भवन का भी उद्घाटन किया। इससे पहले उन्होंने आज तिरुचिरापल्ली में भारती दासन विश्वविद्यालय के 38वें दीक्षांत समारोह में भाग लिया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत आर्थिक विकास के नए कीर्तिमान बना रहा है। उन्होंने कहा कि पिछले 10 वर्षों में देश में हवाई अड्डों की संख्या 74 से दोगुनी बढ़कर लगभग 150 हो गई है। 2014 से अब तक देश के प्रमुख बंदरगाहों में माल ढुलाई की क्षमता भी दोगुनी हो गई है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत ने विश्व की महत्वपूर्ण अर्थव्यवस्थाओं के साथ कई व्यापारिक समझौते किए हैं जो भारतीय माल और सेवाओं के लिए नए बाजार खोलेंगे और देश के युवाओं के लिए अनगिनत अवसरों का निर्माण करेंगे। The numbers of airports had doubled from 74 to nearly 150. Tamil Nadu has a vibrant coastline. So you would be happy to know that the total cargo handling capacity of major ports in India had doubled since 2014. The speed of road and highway construction in the country has almost doubled in the last 10 years. In the early part of the 20th century, people like Mahatma Gandhi, Pandit Madan Mohan Malaviya, and Sir Annamalai Chettiar started universities. These were hubs of knowledge and nationalism during the freedom struggle. Similarly, one of the factors शहरी स्थानीय निकाय मंत्री डॉक्टर कमल गुप्ता ने हिसार के ऋषिनगर में बनने वाले देश के सबसे अत्याधुनिक ग्रीन इको फ्रेंडली शमशान भूमि की आधारशिला रखी। सभी निर्माण कार्यों के उपरांत यह देश आधुनिकतम शमशान घाट होगा। 3 चरणों में पूरे होने वाले इस प्रोजेक्ट पर लगभग 20 करोड़ रुपए राशि खर्च होने का अनुमान है। मेयर गौतम सरदाना ने शमशान भूमि परिसर में प्रथम चरण के कार्यों के लिए नगर निगम द्वारा 10 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत करने पर सभी पार्षदों का आभार जताया। हिंदू धर्म में शवदाह की परंपरा है, लेकिन एक दाह संस्कार में 2 से 3 पेड़ों की लकड़ी का इस्तेमाल होता है, जो पर्यावरण के दृष्टिगत चिंतनीय विषय है। एक अनुमान के अनुसार भारत में दाह संस्कार के लिए प्रतिवर्ष 3 से 4 करोड़ पेड़ों को काट दिया जाता है, जिसमें हर वर्ष 1500 वर्ग किलोमीटर वन क्षेत्र समाप्त हो जाता है। ऋषिनगर में मोक्षदा हरित शवदाह प्रणाली गो कास्ट गोवंश के गोबर व हवन सामग्री युक्त ठोस लकड़ी सीएनजी तथा पीएनजी तकनीक आधारित होगी। इससे पेड़ और पर्यावरण दोनों को बचाया जा सकेगा। भाजपा प्रदेशाध्यक्ष नायब सिंह सैनी ने कल झज्जर जिले के बेरी में नववर्ष के अवसर पर आयोजित एक समारोह में शिरकत की। समारोह में रोहतक लोकसभा क्षेत्र से भाजपा सांसद डॉक्टर अरविंद शर्मा भी मौजूद रहे। इस दौरान भाजपा प्रदेशाध्यक्ष ने आगामी लोकसभा चुनाव में हरियाणा में पार्टी की सभी 10 सीटें जीतने का दावा किया। वहीं कांग्रेस पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि कांग्रेस की परिपाटी रही है कि वह आम जनता को लाइन में खड़ा करने में विश्वास रखती है, जबकि भाजपा पार्टी लोगों को घर बैठे मूलभूत सुविधाएं मुहैया कराने में विश्वास रखती है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री के नेतृत्व में प्रदेश सरकार बिना किसी भेदभाव के सभी वर्गों का विकास कर रही है। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के मुद्दे पर भाजपा प्रदेशाध्यक्ष ने कहा कि राम मंदिर को लेकर कांग्रेस ने राजनीति चमकाने का काम किया, जबकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने मंदिर मामले में धरातल पर काम करने का काम किया है। नरेंद्र मोदी जी ने जो काम किए हैं, आज गरीब व्यक्ति के घर तक जो योजना का लाभ एक योजनाबद्ध तरीके से पहुंचा, पहली बार आजाद भारत के अंदर नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पहुंचा है। मनोहर लाल जी ने उन योजनाओं के ऊपर खड़े होकर के पहरा दिया है, 100 की 125 करके देने का काम किया है और लोग इस बात को रियलाइज भी कर रहे हैं। उनको मालूम भी है कि जितनी सुविधाएं इस सरकार ने दी है आज तक किसी सरकार ने नहीं दी। कांग्रेस तो लाइन में खड़ा करती है कि भगवान श्री राम 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा अयोध्या के अंदर होगी। लंबे समय के बाद जहां कांग्रेस उसके ऊपर अपनी राजनीति चमकाने का काम करती रही, परंतु बिना किसी लाग लपेट के किस्सा बिना किसी भेदभाव के नरेंद्र मोदी जी ने भगवान श्री राम के मंदिर का निर्माण इस देश की जनता ने किया है और हर वर्ग के अंदर खुशी है कि भगवान श्री राम का मंदिर अयोध्या के अंदर 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा होगी।
देश में चुनावी बॉन्ड की बिक्री आज से शुरू होगी। इन्हें भारतीय स्टेट बैंक की 29 अधिकृत शाखाओं पर इस महीने की 11 तारीख तक खरीदा जा सकेगा। जिन शाखाओं पर इन बॉन्ड की बिक्री होगी उनमें हरियाणा, दिल्ली, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, ओडिशा, बिहार और पश्चिम बंगाल में बैंक की शाखाएं शामिल हैं। वित्त मंत्रालय ने कहा कि इन बॉन्ड की बिक्री के 30वें चरण में भारतीय स्टेट बैंक को इन्हें जारी करने और उनके स्थान पर नकदी लौटाने के लिए अधिकृत किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गारंटी वाली गाड़ी को लेकर प्रदेश के लोगों में उत्साह का माहौल है। ये गाड़ी गांव में पहुंचकर घर घर खुशहाली ला रही है। कल यात्रा का झज्जर जिले के नीलहेड़ी, चांदौल, बोडिया, खेड़ी, आसरा गांव में पहुंची और लोगों को सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं व सेवाओं का लाभ देते हुए जागरूक किया। इस अवसर पर लाभार्थियों को सरकार की 9.5 साल की उपलब्धियों पर आधारित कैलेंडर व ब्रोशर का वितरण भी किया गया। लोगों ने ड्रोन के जरिए खेतों में यूरिया और डीएपी का छिड़काव करने की मॉक ड्रिल भी देखी। विकसित भारत संकल्प यात्रा का गांव नीलोहेड़ी और चांदौल में जिला परिषद के चेयरमैन कप्तान सिंह बिरधाना, गांव बोडिया में रोहतक लोकसभा क्षेत्र के संयोजक आनंद सागर और खेड़ी आसरा में महिला विकास निगम की पूर्व चेयरपर्सन सुनीता चौहान ने स्वागत किया। इस दौरान विभिन्न विभागों द्वारा स्टॉल व प्रदर्शनी लगाकर लोगों को योजनाओं व सरकारी सेवाओं की जानकारी दी गई। लाभार्थी एक ही स्थान पर अपनी समस्याओं के समाधान व योजनाओं का लाभ मिलने से खुश नजर आए। जिला परिषद के चेयरमैन ने कहा कि मोदी की गारंटी से गरीबों के जीवन में खुशहाली आई है। केंद्र व राज्य सरकार ने देश प्रदेश के अंतिम व्यक्ति तक योजनाओं की पहुंच सुनिश्चित करने के लिए अनेक जनहितकारी फैसले लेकर दर्शाया है कि सरकार का अंत्योदय उत्थान पर पूरा फोकस है। यह यात्रा घर घर जाकर जनता को योजनाओं से जोड़ रही है और उन लोगों तक पहुंचने का एक बड़ा माध्यम बन गई है जो अब तक सरकारी योजनाओं से नहीं जुड़ पाए हैं। निजी क्षेत्र की नौकरी छोड़कर चरखी दादरी के सुरेंद्र कुमार ने रेतीली जमीन पर पारंपरिक खेती अपनाते हुए सब्जियों की ऑर्गेनिक खेती पैदा कर प्रगतिशील किसान की भूमिका बखूबी निभा रहे हैं। किसान ने सरकार की किसान पाठशालाओं से सीख ली और सब्जियों के अलावा दूसरी फसलों की बिजाई कर दोगुना मुनाफा कमा रहे हैं। बिना कोई रसायन खाद के गाय के गोबर से तैयार खाद से सुरेंद्र ने अपने खेत में सब्जियों के बीज व पौध भी तैयार की है। किसान सुरेंद्र कुमार ने बताया कि वे एक सीजन में सब्जियों की अलग अलग प्रकार की 4 फसलें उगाकर अच्छा मुनाफा कमा लेते हैं। मेलों में सब्जियों से कमाई की मार्केटिंग भी सीखी और दूसरे किसानों को भी ऑर्गेनिक खेती करने के बारे में जागरूक कर रहे हैं। उन्होंने पोर्टल पर आवेदन करते हुए योजनाओं का लाभ लेकर खेत में सोलर सिस्टम के अलावा इरिगेशन व मल्चिंग भी लगाया है। जो मोटी खेती थी वह छोड़ गई और फिर मैंने सब्जी को और रुक कर लिया भाई। पूरी तरह भाई मैं उसमें लग गया हूँ और दाऊँ इसमें तो बहुत बढ़िया कैरियर बनाया जा सका। अगर लगन थे थोड़ी ही इसमें आदमी लग गया रहे तो 2-3 घंटा सुबह 2-3 घंटा शाम में कर ले तो इसमें भाई बहुत बढ़िया रिजल्ट मिल सका है। सबसे पहले बड़ा लाभ तो भाई मैंने सोलर के पानी की बहुत दिक्कत रहा करती, बिजली डीजल फूकिया करता, बहुत महंगा पड़ा करता। तो सरकार ने भाई पोर्टल खोल लिया, उसमें 75% सब्सिडी दी भाई। मैंने भाई 3 HP की अपनी छोटी मोनो का भरिया, मेरा 1.5 महीना का भीतर सरकार ने भाई लगा दी। टिंडा और अपने देसी जो अपने धनिया है ये तो परमानेंट में रखूँ छूँ और मिर्ची है, ये सारा मैं ऑर्गेनिक की ओर पूरा ध्यान दे रहा हूँ। और ऑर्गेनिक भी भाई जब काम देगी जो घर में कि मैं पशु रखूँगा और पशु भी कौन सा अपनी देसी गाय। कृषि वैज्ञानिक चंद्रभान शोरान ने कहा कि किसान सुरेंद्र कुमार का यह अच्छा प्रयास है। रासायनिक खाद का प्रयोग नहीं करना अच्छी पहल है, इससे दूसरे किसानों को भी प्रेरणा मिलेगी। बागवानी विभाग में स्कीमें हैं सब्जी और बागवानी के लिए, लघु सिंचाई के लिए ड्रिप इरिगेशन है, इसके साथ साथ मछली पालन में भी बहुत अच्छी योजनाएं हैं। अच्छा अनुदान है, 40% से लेके 85% तक अनुदान हरियाणा सरकार और केंद्र सरकार दे रही हैं, जो किसान हित में बहुत ही महत्वाकांक्षी योजनाएं हैं। अधिक रासायनिक खादों और रासायनिक कीटनाशकों से हमारी जमीनें और हमारा पानी दूषित हो चुका है। इसलिए प्राकृतिक खेती और जैविक खेती की तरफ हमें जाना होगा। जमीन में जैव पदार्थों की कमी हो चुकी है, जिसको संतुलित करने के लिए हमें जैविक खेती और प्राकृतिक खेती की तरफ जाना होगा।
पंजाब के जलंधर से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। संगरूर में तैनात डीएसपी दलबीर सिंह का शव मिलने से हड़कंप मच गया है। जलंधर के बस्ती बाबा खेल नहर के पास सड़क पर डीएसपी दलबीर सिंह का शव मिला। वे मूल रूप से जलंधर के रहने वाले थे। बताया जा रहा है कि कुछ दिन पहले डीएसपी दलबीर सिंह की जलंधर के एक गांव में कुछ लोगों के साथ लड़ाई हो गई थी। इस दौरान डीएसपी ने अपने लाइसेंसी रिवॉल्वर से फायर किया था, लेकिन अगले दिन गांव वालों के साथ उनकी सुलह हो गई थी। दलबीर सिंह के सर पर चोट के निशान थे। शुरुआती जांच में पुलिस इसे हादसा मान रही थी, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट में गर्दन में गोली लगी होने की पुष्टि हुई है। वहीं पुलिस को जांच के दौरान पता चला कि दलबीर सिंह की सर्विस रिवॉल्वर भी गायब थी। हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश और राजस्थान के उत्तरी भागों में अगले 2 दिन तक शीतलहर जारी रहने का अनुमान व्यक्त किया गया है। मौसम विभाग ने हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, ओडिशा, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और झारखंड में घना कोहरा छाने की संभावना व्यक्त की है। हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़, उत्तर प्रदेश और उत्तरी राजस्थान में न्यूनतम तापमान 6 से 9 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने का अनुमान है। मौसम विभाग ने उत्तर पश्चिमी और पूर्वी भारत के कुछ हिस्सों में अगले 3 दिनों के लिए घना कोहरा छाए रहने की संभावना व्यक्त की है। अयोध्या में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा की तैयारियां जोरों पर हैं। इससे पहले नए साल के पहले दिन अयोध्या में भगवान रामलला को खास तरह का प्रसाद चढ़ाने के लिए 56 भोग लाया गया। 22 जनवरी को अयोध्या में भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है। इससे पहले ही अयोध्या में श्रद्धालुओं का तांता लग गया है। पूरी अयोध्या को खूबसूरत तरीके से सजाने की तैयारी चल रही है। श्रद्धालुओं की बढ़ती हुई संख्या को लेकर प्रशासन ने भी अपनी तैयारियां शुरू कर दी है। हमारे संवाददाता ने अयोध्या शहर के एसपी मधुबन कुमार के साथ विशेष बातचीत की। सर, अब 22 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा होगी भगवान राम की। किस तरह की तैयारियां हैं प्रशासन की, क्योंकि काफ़ी संख्या में लोग आ रहे हैं यहाँ? इसके लिए अलग से सिक्योरिटी प्लान और ड्यूटी प्लान किया जा रहा है। आज आप देख रहे हैं नव वर्ष है, पहला दिन है। हनुमानगढ़ी पे लोग बागों की बहुत ज़्यादा भीड़ है, श्रद्धालु यहाँ बहुत आ रहे हैं। अयोध्या में जब से नवनिर्माण और पुनर्निर्माण का काम शुरू हुआ है, यहाँ श्रद्धालुओं की संख्या में भारी बढ़ोतरी हुई है और उसी हिसाब से हम लोग पुलिस का इंतजाम करते हैं। आज भी हम लोगों ने अलग अलग जोन और सेक्टर बना के पुलिस का इंतजाम किया है। हनुमानगढ़ी जोन है, सुरक्षा के दृष्टिकोण से जन्मभूमि जोन है, नागेश्वर नाथ मंदिर जोन है, घाट जोन है। इसके अलावा ट्रैफिक पुलिस की ड्यूटियां और पीएससी की ड्यूटियां अलग से लगाई गई हैं। लगातार श्रद्धालुओं की भीड़ बढ़ रही है। लोग बाग यहाँ पर दर्शनार्थ आ रहे हैं, अपनी धार्मिक आस्था को संतुष्ट करने के लिए लगातार आ रहे हैं और लगातार भीड़ बढ़ती जा रही है। भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा का समय बहुत नजदीक आते ही अयोध्या के साधु सन्यासियों में उत्साह का माहौल है। की कोई बात नहीं, हर व्यक्ति के अंदर एक उत्साह है, कौतूहल है और हर व्यक्ति यहाँ आना चाहता है। इस समय तो अयोध्या में पूरा हर तरफ राममय है। पहले की अपेक्षा लगभग 10 गुना अधिक लोग आ रहे हैं यहाँ पे और लोगों का प्रतिदिन अनुपात बढ़ ही रहा है। तैयारियां कैसी चल रही हैं 22 तारीख की? 22 तारीख की बहुत ही अच्छी तैयारियां चल रही, क्योंकि जो लोग बाहर से आ रहे हैं उनके रहने की व्यवस्थाएं इत्यादि सुचारू रूप से चल रही हैं और यहाँ जो संघ है और यहाँ की व्यवस्थाएं हैं, पुलिस प्रशासन है, वो भी बहुत अच्छे से हर तैयारी कर रहा है। लगातार ये भीड़ जो है एक हिंदू जनमानस में एक जागरूकता आ रही है और यही 1 तारीख है जब पहले की पार्कों में भीड़ लगती थी। अब यही 1 तारीख नई जनवरी है जो मंदिरों में भीड़ लग रही है, तो इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है। समाचारों में आज इतना ही। नमस्कार।